नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित किया, परंतु इनके बलिदान पर लोग आज सवाल उठा रहे हैं। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के त्याग पर सवाल उठाते हैं। आज हम बताएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए क्या क्या किया। इस वीडियो में एक सवाल जो पूछा जाता है कि नेहरू जी ने देश के लिए क्या किया, उसका जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर पंडित जी से कह दिया था, जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है, और नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण, और हंसते डिवोटेड टू जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी न होते तो समस्या ही नहीं होती, डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। जन्म 14 नवंबर 1889, प्रयागराज, इलाहाबाद। जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर निजी शिक्षकों से प्राप्त की। 15 साल की उम्र में वह इंग्लैंड चले गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू एक नामचीन वकील थे। उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। इनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू एक धनी वकील थे और कश्मीरी पंडित भी थे। इनकी दो छोटी बहनें थीं, विजयलक्ष्मी पंडित, जो कि संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उनकी छोटी बहन कृष्णा, जो कि एक उल्लेखनीय लेखिका बनी। 1912 में भारत लौटने के बाद वह सीधे राजनीति में जुड़ गए। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से पहले किसान मोर्चे का आयोजन किया। 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। 1928 में लखनऊ में शामिल कमीशन के खिलाफ जुलूस का नेतृत्व किया और उन पर लाठीचार्ज भी हुआ। 29 अगस्त 1928 में भारतीय संवैधानिक सुधार की नेहरू रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए। 1930 और 35 के दौरान नमक सत्याग्रह और कई आंदोलन के कारण जेल भी गए। 31 अक्टूबर 1946 में नेहरू जी ने भारत को वर्ल्ड वॉर में झोंकने का विरोध किया और सत्याग्रह किया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अगस्त 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के कारण लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। अपने संपूर्ण जीवन में नेहरू 9 बार जेल गए। साल 1945 राष्ट्रद्रोह के आरोप झेल रहे आईएनए अधिकारियों का कानूनी बचाव इन्होंने किया। आईएनए के बारे में बताते चले कि 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए एक सशस्त्र सेना का संगठन था, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे आईएनए बोला जाता है। साल 1947 देश आजाद हो गया और अंग्रेज कैसा भारत छोड़कर गए, इसे समझना बहुत जरूरी है। भारत की स्वतंत्रता अपने आप में उसके आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। देश निराशाजनक रूप से गरीबी से जूझ रहा था। तीव्र सामाजिक मतभेदों ने भारत के एक राष्ट्र के रूप में बने रहने पर संदेह पैदा कर दिया। कैम्ब्रिज के इतिहासकार एंगस मेडिसिन के अनुसार विश्व आय में भारत का हिस्सा 1700 में 22.6% से घटकर 1952 में 3.8% रह गया। आइए समझते हैं, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो क्या क्या समस्याएं थी जो इस देश के सामने थी। 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो उस समय पूरे देश में उथल पुथल मची हुई थी। इसको समझते हैं। भारत में स्वतंत्रता के साथ ही विभाजन भी हुआ, जिसमें 10 से 15 मिलियन लोग अपने चुने हुए देश में शामिल होने के लिए सीमा पार कर गए। विभाजन के कारण हिंदू, मुस्लिम और सिखों के बीच सांप्रदायिक हिंसा भी हो रही थी। हजारों लोग मारे जा रहे थे। शरणार्थी शिविर में भीड़ भाड़ थी और सरकार को राहत प्रदान करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ यह बात ध्यान रखनी होगी कि नेहरू जी को कोई शांत और विकसित भारत नहीं मिला, बल्कि वह एक ऐसे भारत के प्रधानमंत्री बने थे जिसके सामने चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा था। भारत इस समय अत्यंत गरीबी के दौर से गुजर रहा था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान अर्थव्यवस्था का शोषण किया गया। बुनियादी ढांचे, उद्योग और बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। देश खाद्यान्न की समस्या से भी जूझ रहा था। यहाँ आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू
जो कि उस समय देश के एक बड़े और महंगे वकील थे, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति देश के नाम समर्पित कर दी। उन्होंने अपनी हवेली, जिसे स्वराज भवन कहा जाता है, स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य केंद्र बनाया। 1931 में उन्होंने इस इमारत को देश के नाम कर दिया, जिसकी कीमत लगभग 200 करोड़ की है। पंडित जी ने अपनी संपत्ति का 98% हिस्सा राष्ट्र निर्माण के लिए देश को सौंप दिया। उस समय नेहरू जी के पास आज की कीमत के अनुसार लगभग 1,60,000 करोड़ की संपत्ति थी, जिसका 98% उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया, जो आज के हिसाब से लगभग 1.57 लाख करोड़ रुपए था। नेहरू जी ने अपने पास केवल 2 करोड़ रुपए रखे थे। जवाहरलाल नेहरू का उस समय का 196 करोड़ का दान उस समय का राष्ट्र को समर्पित सबसे बड़ा दान था। अब नेहरू जी के पास एक पुश्तैनी हवेली बची थी, जिसका नाम था आनंद भवन। इसकी कीमत आज के अनुसार लगभग 500 करोड़ थी। 1970 में इंदिरा गांधी जी ने इस भवन को भी राष्ट्र के नाम कर दिया। नेहरू जी के निजी सचिव किताब रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू में लिखा है कि नेहरू जी की बहन विजयलक्ष्मी पंडित शिमला घूमने गई थी। यहीं पर सर्किट हाउस में वह रुकी थी। उनका बिल नेहरू जी ने किस्तों में चुकाया था। सरदार पटेल के नेहरू जी के साथ कुछ मतभेद हो सकते थे, पर सरदार पटेल ने नेहरू जी के बारे में एक लेटर लिखा, जो उन्होंने उनके 60वें बर्थडे पर लिखा, ओनली आई नो। इसमें उन्होंने लिखा कि लोगों के लिए यह कल्पना करना मुश्किल है कि जब हम अलग अलग होते हैं और समस्याओं के परामर्श करने में असमर्थ होते हैं, तो हम एक दूसरे को कितना याद करते हैं। आगे सरदार पटेल कहते हैं कि मेरे सिवा यह कोई नहीं जानता कि नेहरू जी ने अपने देश के लिए कितनी मेहनत की है। ये लेटर आप गूगल करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि सरदार पटेल और नेहरू जी का संबंध कुछ मतभेदों के बाद भी कितना मित्रवत था। मतभेदों के होने के बावजूद भी ये दोनों नेता राष्ट्र निर्माण में एक दूसरे का साथ देते थे। ये सीखना आज सबके लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं और जानते हैं कि नेहरू जी ने अपने कार्यकाल में देश को क्या क्या दिया। पहला, 5 ईयर प्लान, भारत की पंचवर्षीय योजना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना बनाई। भारत के विकास का शुभारंभ इस योजना के ही द्वारा होता है। यह योजना का बहुत बड़ा हाथ है भारत के विकास में। इसने कृषि क्षेत्र में विकास पर बहुत जोर दिया ताकि खाद्यान्न की समस्या न रहे। सेकंड, फाउंडेशन ऑफ इंस्टीट्यूट। नेहरू जी के कार्यकाल के दौरान ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMS और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स बने, जो कि आज भी भारत में उच्च शिक्षा के सबसे मजबूत आधार स्तंभ है। नेहरू जी के कार्यकाल में 1953 में पंजाब में भाखड़ा नागल बांध का निर्माण हुआ। 1956 में पुणे में एंटीबायोटिक कारखाने की शुरुआत हुई। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1954 में, द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1954, द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी 1947, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1962, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी 1950, द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी 1947, फ्यूल रिसर्च स्टेशन 1946 एंड द सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 एंड द नेशनल मेटलर्जी लेबोरेटरी 1950। नेहरू जी ने 3 किताबें भी लिखी, जिसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया आज भी एक ऐतिहासिक धरोहर मानी जाती है। उनके कार्यकाल में DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट भी हुआ। इसके अलावा बहुत से सोशल रिफॉर्म्स हैं जो कि उन्होंने किए। ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है, और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना। अंत में इतना ही बोलना चाहता हूं कि चुनौतियों और विरोधाभास के बावजूद नेहरू जी का भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ताने बाने पर बहुत गहरा प्रभाव है। उन्होंने शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और औद्योगिकरण का समर्थन किया, जिससे कि भारत प्रगति और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ा। इतिहास अक्सर सफलता और कमियों का मिश्रण रहा है, और नेहरू जी की यात्रा भी इससे अलग नहीं थी, पर उनके स्थायी योगदान आलोचनाओं से कहीं अधिक है। उन्हें हम आधुनिक भारत के वास्तुकारों में निसंदेह गिन सकते हैं, और जिस भारत को आज हम देख रहे हैं
इसकी आधारशिला कहीं न कहीं नेहरू जी और सरदार पटेल जी जैसे व्यक्तित्व के होने से ही संभव हुआ है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने जाना होगा कि नेहरू जी ने इस देश के लिए क्या क्या किया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दिएगा ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।